गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे अक्ता, इक्ता, इक्तदार और मुक्ता के बारे में। आखिर ये शब्द क्या होते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एकता और इक्ता की, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अक्ता जो शब्द है वो शब्द अरेबिक वर्ड, एक अरेबिक वर्ड है। ठीक, अरबी का शब्द है अक्ता या इक्ता। अक्ता बोलिए चाहे इक्ता बोलिए। ठीक, और ये जो शब्द आता है वो 8th to 10th सेंचुरी के आसपास आता है। ठीक, 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास आता है अरेबियन पेनिनसुला पे। अब अक्ता का मतलब क्या होता है या इक्ता का मतलब क्या होता है? H.G. रैवर्टी जो एक ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर थे, उन्होंने अक्ता को एज ए जागीर बोला था, जागीर के तौर पे ट्रांसलेट किया था। लेकिन जागीर और अक्ता या इक्ता में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अक्ता जो होता है वो जिसका जो मालिकाना हक होता है अक्ता पे, उसको हम इक्तदार बोलते हैं। तो इसका मालिकाना हक होता कैसा है? तो मान लीजिए कि कोई लैंड है। ठीक, वो लैंड सुल्तान ने किसी को दिया है, तो जिसको दिया होता है लैंड वो इक्तेदार या मुक्ता कहलाता है। और जो लैंड होती थी उसको हम अक्ता या इक्ता बोलते थे। मतलब जिसको मिला इक्तेदार या मुक्ता, और जो लैंड होती थी अक्ता बोलिए या इक्ता बोलिए। तो जिसको ये लैंड मिली होती थी, जो इक्तेदार होता था, इस लैंड पे पूरा मालिकाना हक नहीं होता था। पूरा मालिकाना हक का मतलब क्या है कि यह इस लैंड को, ये जो भूमि का टुकड़ा होता था, उसको वो बेच नहीं सकता था। दूसरी बात, इस पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कोई स्थानांतरित नहीं हो सकती थी। मतलब ये जो लैंड थी वो हेरिडिटिकल नेचर की नहीं थी। ऐसा नहीं कि जो इक्तदार है वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा नहीं हो सकता था। फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सुल्तान जब चाहें तब इक्तदार को वो चेंज कर सकता था। मान लिया कि एक टाइम पे इक्तदार ए है। ठीक, तो अगर सुल्तान को ऐसा लगता है कि ये जो इक्तदार है या मुक्ता है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है इस अक्ता पे, तो ये अक्ता जो है किसी और पर्सन बी को भी ये ट्रांसफ़र हो सकती थी। तो ये हो गया अक्ता। जागीर में क्या होता है? जागीर में पूरा का पूरा मालिकाना हक जो होता है उस लैंड पे उस जागीरदार का होता है या जमींदार का होता है। पूरा का पूरा मालिकाना हक का मतलब वो इस भूमि को जो है खरीद बेच सकता है, प्लस उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसके बच्चों में ही ट्रांसफ़र होती है ये लैंड। ठीक, तो पूरा मालिकाना हक उस पे हुआ करता था जमींदार का या जागीरदार का। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है ये अक्ता और इक्ता में, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, तो अक्ता को फ़ायदा क्या होता था? ये जो अक्ता का फ़ायदा क्या होता था या इक्तदार का फ़ायदा क्या होता था इस लैंड को रखने का? तो लैंड को रखने का फ़ायदा ये होता था कि इससे जो रिवेन्यू प्राप्त होता था उसका कुछ अंश अपने लिए वो रख सकता था। ये जो बात है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आखिर ये सिस्टम आया क्यों। ये सिस्टम इसलिए आया क्योंकि उस समय के जो मुस्लिम रूलर थे, जब उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हुई, मतलब पैसे की समस्या आने लगी, उनके खजाने में जो है वो करेंसी नहीं था, तो वो क्या करते थे, जो भूमि क्षेत्र वो अधिग्रहण करते थे। जैसे मान लें कि ये लैंड है, ये पूरा जो साम्राज्य है ये उन्होंने ऑक्युपाई किया है। ठीक, अब इसके जो सीमांत क्षेत्र हुआ करते थे, बॉर्डर पे जो हुआ करते थे, उनकी देख रेख करना जो है मुश्किल हुआ करता था। जो सेंट्रल आर्मी हुआ करती थी या जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, तो सुल्तान क्या करते थे, जो ये बाउंड्री पे जो राज्य जो बाउंड्री पे जो एरिया हुआ करती थी सुल्तान की, वो किसी ऑफिसर को, जो आर्मी ऑफिसर था उसको असाइन कर देता था, या किसी वहाँ के व्यक्ति विशेष को जो है असाइन कर देता है कि ये जो लैंड है ये आपकी रहेगी। ठीक, इससे जो प्राप्त होने वाला जो रिवेन्यू है वो आप अपने पास रखेंगे। ठीक, प्लस आपको जो है एक आर्मी भी मेंटेन करके रखनी है, मतलब सोल्जर्स रखने हैं।
ठीक, उनके खर्चे आपको जो है इस लैंड से प्राप्त होने वाले रिवेन्यू से देने हैं, प्लस यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है, उसको भी इस लैंड से प्राप्त होने वाली रिवेन्यू से ही उसको मेंटेन करना है। इतना काम हुआ करता था। तो अगर पावर में थोड़ी सी अगर बात की जाए तो सेंटर में जो सुल्तान की जो पावर हुआ करती थी, उसी तरीके से इस अक्ता पे जो है इक़्तिदार की पावर हुआ करती थी। बस ये होता था कि ये जो अक्ता था वो हेरिडिटिकल नेचर का नहीं होता था। ये इक़्तिदार जो है वो एक दूसरे को बेच नहीं सकते थे। ये सब चीज़ें कुछ हुआ करती थी जिनको आपको याद रखना है। इसके साथ में एक चीज़ ये याद रखना है कि जो आक्ता सिस्टम है वो हेरिडिटिकल नेचर का नहीं था, जो अभी मैंने बताया। लेकिन ये जो हेरिडिटिकल नेचर है, ऐसा नहीं है कि कभी भी आक्ता या जो इक़्तिदार हैं वो कभी हेरिडिटिकल नेचर का हुआ नहीं। जैसे अगर एग्जांपल हम याद रखें तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि अक्ता सिस्टम को वंशानुगत बना दिया था। मतलब जो लैंड किसी इक़्तिदार को असाइन हुआ करती थी, उस इक़्तिदार के बच्चों को भी वो ट्रांसफ़र हो सकती थी। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो लैंड जा सकती थी, ठीक, वो प्लाट जा सकता था। तो केवल और केवल एक जो है सल्तनत काल में जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसी ने जो है अक्ता सिस्टम या इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी नेचर का बनाया था। ठीक, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, बस केवल ये याद रखिएगा। ठीक, अब जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अक्ता है, जो लैंड है या जो प्लॉट है जिसको दिया जाता था, उसको इक़्तिदार बोलिए या मुक्ता बोलिए। ठीक, अब ये जो मुक्ता हुआ करता था, जैसे मान लिया कि फिर से हम ये साम्राज्य क्षेत्र देखते हैं सुल्तान का। ठीक, इस सुल्तान में जैसे मान लिया कि ये आक्ता है, इस आक्ता पे जो इक़्तिदार या मुक्ता जो असाइन किया जाता था, उसके ऊपर इस सुल्तान का पूरा कंट्रोल होता था। ठीक, और कंट्रोल किस हिसाब से होता था, जब हम इसका डिस्कशन इक़्तिदार की लिमिटेशन की बात करेंगे, ठीक है, उसकी पावर की बात करेंगे, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, तो अभी इतना याद रखिए आप। हाँ, अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ एंड पावर की, किसकी, इक़्तिदार की। ठीक, तो क्या है, जो इक़्तिदार हुआ करता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करता था। मतलब डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में हुआ करता था और सुल्तान के ऑर्डर को उसको फॉलो करना होता था। जो सुल्तान ऑर्डर देगा वो इक़्तिदार को मानना होगा। ठीक, जिस तरीके की जो पावर सेंटर में, अगर जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर में सुल्तान इंजॉय किया करता था जो पावर, उसी तरीके से इस आक्ता पे जो इक़्तिदार हुआ करता था वो इंजॉय किया करता था। उसी तरीके से आर्मी रखना, उसी तरीके से राजशाही अपने ऐशो आराम की चीज़ें रखना। ठीक, लेकिन सुल्तान के अंडर में रहते हुए ही ये इक़्तिदार कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि इक़्तिदार जो है अपने मन से जो चाहे वो कर सके। टोटल कंट्रोल जो होता था इस अक्ता पे, और अक्ता के ऊपर जिसको दिया गया है इक़्तिदार, उससे पूरा कंट्रोल इस सुल्तान का हुआ करता था। तो सुल्तान के बिना इजाज़त किए कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक, अब इसका जो मेन काम हुआ करता था इक़्तिदार का, वो ये हुआ करता था कि जैसे मान लिया कि ये पूरा साम्राज्य क्षेत्र है और ये है आक्ता, जिसको इस केंद्र में रहने वाला जो सुल्तान है उसने किसी इक़्तिदार को दिया है। अब इनका काम ये है कि जो आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ के जो
इन्वेड करने वाले जो शासक हैं, यहाँ पे जो आक्रमण करने वाले शासक है इस बाउंड्री में, इस बाउंड्री वाले एरिया में, इनसे इनको लड़ाई करना है। और लड़ाई तब करना है जब ये ऑर्डर दे। कौन? सुल्तान जब ऑर्डर देगा तभी लड़ाई वड़ाई करना है। और कितनी टाइम तक लड़ाई करना है और लड़े भिड़े रहना है, ये भी डिसाइड करेगा कौन? ये सुल्तान। ठीक। साथ में ये है कि ये जो कभी क्या होता था कि इस टेरिटरी के बाहर ये जो मान लीजिए कि ये जो साम्राज्य आप देख रहे हैं, ये सुल्तान, इसके आसपास कुछ छोटे छोटे जागीरें भी हुआ करते थे। इसके बाहर ये जो जागीरदार हुआ करते थे, ये इस बाउंड्री में जो है वो दखल देने की कोशिश करते थे। इन जागीरदारों को रोकना, प्लस जो फॉरेन इन्वेजन हुआ करता था, बाहरी विदेशी जो आक्रमण हुआ करता था, उनको भी रोकने का काम इनका हुआ करता था। किनका? इक्तेदार का, जिनको अक्ता दी जाती थी। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखेंगे कि और उसकी क्या पावर होती थी। तो उसके पावर में वो आर्मी में जो सैनिक हुआ करते थे उनका अपॉइंटमेंट कर सकता था, प्लस जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार होता था वो इक्तेदार का हुआ करता था। और जो वो पूरा जो प्लॉट हुआ करता था या जो पूरी जो आक्ता हुआ करती थी, उससे जो रिवेन्यू मिलता था उसको बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता था। एक, जो इक्तेदार जो आर्मी रखता था उसके खर्चे, प्लस अपनी सैलरी, और तीसरा जो अन्य जो प्रशासनिक खर्चे हुआ करते थे, अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर हुआ करता था, इन 3 खर्चों को उस लैंड रिवेन्यू से मेंटेन करना होता था। ठीक। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लिया कि टोटल रिवेन्यू कलेक्शन उसका हुआ 50,000 रुपीज़। ठीक, 50,000 रुपीज़। ठीक। इसमें से मान लिया कि आर्मी पे खर्चा हो गया 20,000, राइट, प्लस उसकी जो खुद की जो सैलरी है, मान लिया कि 15,000 उसने अपने लिए निकाल लिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर है वो मान लीजिए कि कितना हो गया, मान लिया कि 10,000 रुपये। ठीक। तो टोटल उसके रिवेन्यू में से खर्चे कितने हो गए? ये हो गया 20, 15, 35 और 10, 45,000। अब कलेक्शन कितना हुआ है? 50,000। अब टोटल ये जो कलेक्शन है 50,000 को उस 45,000 के खर्चे को निकाल दीजिए तो बचा कितना? तो बचा 5,000। अब ये जो 5,000 रुपीज़ होगा, इसको इक्तेदार को कहाँ जमा करना होगा? स्टेट ट्रेजरी में। स्टेट ट्रेजरी में ये जो बचा हुआ पैसा होगा उसको जमा करना होगा। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। प्लस इसके साथ साथ पूरे साल की जो एक्सपेंडिचर और इनकम है उसका ब्यौरा भी इस इक्तेदार को देना होता था। किसको? सेंटर को। सेंटर में कौन? सुल्तान को। तो पूरे साल की इनकम कितना हुआ और एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इसका भी ब्यौरा इस इक्तेदार को देना होता है। ठीक। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या थे। तो रिस्ट्रिक्शन की बात हम पहले ही स्लाइड में थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। जैसे ये हेरिडिटी पावर नहीं होती थी उस लैंड के ऊपर या प्लॉट के ऊपर। ठीक। सुल्तान जब चाहें वो उस लैंड को जो है किसी और को दे सकता था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लें कि इक्तेदार, जैसे ये साम्राज्य आप समझिए। ठीक। यहाँ पे इक्तेदार ए था। ठीक। अब राजा को जो है ए का काम समझ में नहीं आ रहा है, ए का काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो किसी और इक्तेदार को भी वो चुन सकता है। मान लें कि वो बी को भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक। तो पूरा ये जो कंट्रोल होता था, ये पूरा जो ऑर्डर होता था, ये सुल्तान के कहने पे हुआ करता था। ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके साथ में
दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि उसको युद्ध तब तक ही लड़ना है, इक़्तिदार को युद्ध जो है वो तब तक ही लड़ना है जब तक सुल्तान चाहे। बिना सुल्तान के अप्रूवल के वो फर्दर युद्ध में इंगेज अपने आप को नहीं कर सकता था इक़्तिदार। ठीक, नेक्स्ट ये है कि जो आसपास के जो इलाके हुआ करते थे वहाँ से जो लूट खसोट किया करता था इक़्तिदार, जैसे मैंने आपको ये जैसे मान लें कि ये टेरिटरी है, ठीक, और यहाँ का ये इक़्तिदार है, अब बगल का ये जागीर है बाहर का, ठीक, या विदेशी टेरिटरी है। तो जैसे मान लें कि ये इक़्तिदार जो है ये यहाँ पे आके इन्वेड किया और यहाँ के राज रजवाड़ों को लूट खसोट किया, बहुत सारा धन संपत्ति इसने लूटा। तो ये जो धन संपत्ति लूटना होता था उस पर किस तरीके से इस इक़्तिदार का अधिकार होता था, अब हम उसकी बात करेंगे। तो बात क्या है कि जो भी वो खजाने लूटा करेगा उसका कुछ भाग जो है उसको सुल्तान को भेजना होता था, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। प्लस जैसे मान लें कि लूट खसोट में उसने हाथियाँ लूटी हैं इक़्तिदार ने, या रॉयल फैमिली मेंबर को जो है उसने बंधक बनाया है, ठीक, तो हाथियाँ हो गई या रॉयल फैमिली के मेंबर को अगर उसने कैप्चर किया है तो डायरेक्ट उसको सुल्तान को भेजना है, न कि 10-12 हाथी अपने पास रख लिए, हाँ, या कोई रानी उसको पसंद आ गई या ऐसा कुछ जो है कि अपने पास रख ले, हम सुल्तान को भेजा नहीं, ठीक। तो ऐसा वो नहीं कर सकता था। अगर रॉयल फैमिली मेंबर पकड़े गए हैं या हाथियाँ पकड़ी गई हैं तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो सुल्तान को भेजना होता था। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये जो इक़्तिदार महोदय होते थे वो अपना राज दरबार नहीं लगा सकते थे, अपना कोर्ट नहीं लगा सकते थे, ठीक, ये परमिशन नहीं थी उनको। इसके साथ में जो राज्य का प्रतीक था, स्टेट एम्बलम या रॉयल एम्बलम था, उसका वो यूज़ नहीं कर सकते था। कौन? इक़्तिदार। अपने नाम के सिक्के नहीं चलवा सकता था, ठीक, ये नहीं कि जो है इक़्तिदार जो अपने नाम से सिक्का चलवा रहा है, ठीक, तो सुल्तान जो है ये इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि वो अपने नाम से सिक्के चलाए। साथ में अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वा सकते थे भाई साहब, ठीक। तो ये जो थी ये कुछ लिमिटेशन थी। खुतबा पढ़ाने का भी उनको अधिकार नहीं था, ना तो अपने नाम के सिक्के चलवाने का और ना तो रॉयल एम्बलम का इस्तेमाल करने का, ठीक। थैंक यू।